कोलिजन जानते हैं क्या है? कोलिजन है टक्कर। अरे वो सब तो आगे बताएंगे, कोलिजन है क्या पहले तो ये मालूम होना चाहिए ना। एनर्जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोलिजन कोई जरूरी नहीं है कि दो बॉडी में टक्कर हो जाए, दो बॉडी कांटेक्ट में आ जाए, ये जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्ज हैं, जब वो एक दूसरे के पास आएंगे तो रिपेल होने लगेंगे, उनका कोलिजन होने के पहले वो अपोजिट डायरेक्शन में उनका मोशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो भी कोलिजन है। कोलिजन का मतलब है कि टू बॉडी इंटरेक्ट विथ ईच अदर फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी दे अप्लाई फोर्स फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब कि अगर दो बॉडी में रिलेटिव मोशन हो रहा हो और स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कोई फोर्स अप्लाई हो बाय द इंटरेक्शन, आइदर बाय द कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज और बाय द रिपल्सिव फोर्स और बाय एनी अदर फोर्स, तो वो कोलिजन है, वो कहलाता है स्टेट ऑफ कोलिजन। जैसे अगर किसी अल्फा पार्टिकल को किसी न्यूक्लियस के तरफ बम्बार्डमेंट करते हैं तो न्यूक्लियस से वो कोलाइड नहीं करता, रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो अपना पाथ चेंज कर लेता है या अपोजिट डायरेक्शन में रिबाउंड होता है ना, लेकिन वो भी कोलिजन है। तो इस कोलिजन का मतलब है कि बॉडी या कांटेक्ट में हो या ना हो, वो एक दूसरे पर अगर कोई फोर्स इस तरह अप्लाई करे स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब इंपल्सिव फोर्स एक्ट करे। जो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फोर्स एक्ट करता है उसको क्या कहते हैं? इंपल्सिव फोर्स। और वो स्ट्रांग फोर्स होना चाहिए, तब उसको कहते हैं कोलिजन। क्लियर हो गया? तो अब इन जनरल हम लोग यही मानते हैं कि जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए तब कोलिजन है। ऐसा नहीं है, अगर वो कांटेक्ट में नहीं भी आए और एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करें स्मॉल इंटरवल के लिए और उनकी वेलोसिटी में चेंज आ जाए तो वो भी कोलिजन है, उसको भी कोलिजन कहेंगे। अब टू टाइप्स का कोलिजन कॉमन है। एक कहलाता है इलास्टिक कोलिजन, एक कोलिजन है इलास्टिक और दूसरा है इनइलास्टिक कोलिजन। दोनों में दो दो पार्ट हैं। इलास्टिक कोलिजन में भी दो पार्ट हैं, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन और टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में भी दो है ना। इनइलास्टिक कोलिजन में भी दो वैसे है, जब वो वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन हो और टू डायमेंशनल इनइलास्टिक कोलिजन हो। तो ये कॉमन कोलिजन के पार्ट्स हैं। ज्यादातर जो नीट में क्वेश्चन आएगा वो इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशनल से ही ज्यादातर रिलेटेड होता है, क्योंकि उसमें बड़े रिलेशन बनते हैं, इसके इक्वेशन लंबे लंबे हैं, तो बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि बाकी जो पार्ट है उससे पूछा जाए। फिर भी कुछ ना कुछ पार्ट रहेगा, जैसे इनइलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछ लिया गया, किसके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा ये पूछ लिया जाता है ना। तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन के होते हैं। और इसमें एक बड़ा क्वेश्चन आता है, अभी बहुत लिख रही हो, बहुत तेज, कुछ कर रही हो, कर दीजिए जल्दी। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, या आप जानते हैं पूछा जाता है, केमिस्ट्री में ज़्यादा उसका यूज है, ज़्यादा बार केमिस्ट्री में पूछा गया होगा। वाई D2O इज ए बेस्ट मॉडरेटर, होता है ना,
D2O हैवी वाटर पूछा जाता, वाई हैवी वाटर इज ए बेस्ट मॉडरेटर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। जब हम मॉडरेटर चूज करते हैं या मॉडरेटर पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि D2O इज द बेस्ट मॉडरेटर। क्यों बेस्ट मॉडरेटर है, ये थोड़ा सा समझना रहता है कि हम दूसरा पार्टिकल मॉडरेटर के रूप में क्यों नहीं ले सकते। तो इसका क्वेश्चन भी कोलिजन से ही आएगा, कोलिजन से ही आएगा कि हम किस पार्टिकल को एज ए मॉडरेटर चूज करें। चलिए जल्दी आइए। अब कोलिजन में एक पार्ट बिल्कुल कॉमन है, पहले से शुरू से समझेंगे तो बहुत इजी पार्ट है ये, नहीं समझेंगे तब डिफिकल्ट। आगे वाली सीट पर आइए, आगे वाली सीट पर आइए, आप भी आ जाइए आगे वाली पर। चलिए आप 3-3 लोग बैठ जाइए ना, आप थोड़ा इधर आ जाइए, चलो आगे आओ। वहीं बैठना था, हाँ वहीं बैठ जाओ बगल में। यहाँ पर आप लोग स्टडी करने आए हो, बाकी चीजें तो पार्ट टाइम में है, आगे पीछे चलता रहेगा कि नहीं। जो पढ़ाया जाए उसको पहले खूब ध्यान से देखिए, खूब ध्यान से सुनिए कि क्या बताया जा रहा है, तभी आएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत लोग रिस्पांस नहीं कर रहे हैं क्लास में, जो पूछा जा रहा है या जो बताया जा रहा है उसको। अभी हमने क्या बताया, कोलिजन है क्या, है ना। व्हेन रिलेटिव मोशन टेक प्लेस बिटवीन टू बॉडीज and after some times if they interact with each other for a small interval of time, then the phenomena is said to be collision. Either they make contact with each other or does not make contact with each other. इंटरेक्शन अगर उनमें हो गया तो चाहे वो कांटेक्ट में हो या कांटेक्ट में ना हो, वो क्या कहलाएगा, कोलिजन। अब कोलिजन क्या है, बेसिकली दो तरह के कोलिजन है। एक कोलिजन है इलास्टिक और दूसरा कोलिजन है इनइलास्टिक कोलिजन। दोनों में दो दो पार्ट है, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल, चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो। अब अगर इलास्टिक कोलिजन है 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल, तो क्या क्या उसमें कंडीशन होती है, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। वो दोनों में होता है, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। बट इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आल्सो कंजर्व, बट इन इनइलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी डज नॉट कंजर्व। उसमें सर्टेन लॉस ऑफ एनर्जी होता है। जब कोलिजन होता है दो बॉडी का, और अगर कोलिजन इनइलास्टिक है तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, एज ए हीट, साउंड, लाइट, इसमें कन्वर्जन होता है। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज कंजर्व, तो जो हीट जनरेट हुआ उसको भी हम काउंट कर लेते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं, तो जो टोटल एनर्जी पहले रहेगा वही टोटल एनर्जी बाद में भी रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व रहेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, क्लियर आया। तो कोई जरूरी नहीं काइनेटिक एनर्जी हमेशा लॉस हो। व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, कोलिजन के केस में पोटेंशियल एनर्जी का कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बॉडी में किसी तरह का डिफॉर्मेशन, जब कोलिजन होता है तो हम ये मानते हैं कि बॉडी में किसी तरह का डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है।
उसमें किसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी डेवलप या चेंज नहीं हो रहा है। आगे बैठिए आगे। क्या कभी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो इसमें कोई मैटर नहीं है, कोई चेंज नहीं होगा। क्या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज भी हो सकता है? क्या कोलिजन के केस में आपके मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप में यही क्वेश्चन आ जाए कि क्या किसी कंडीशन में कोलिजन होने पर एनर्जी इंक्रीज भी करती है, तो क्या आप लिखेंगे? बता रहे हैं, हाँ बोलिए। अरे पूरा बताइए, किताब खोल के क्या बैठे हो भैया, किताब से कुछ थोड़ो पढ़ाया जाएगा। आप लोग बताइए। हाँ क्या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज भी करेगी? कब? है दोनों टक्कर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की बढ़ सकती है कि नहीं? एक होता है सुपर इलास्टिक कोलिजन, जिसमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से लार्ज होता है। तो यस, उसी को कहते हैं सुपर इलास्टिक कोलिजन। तो उसमें जो इंटरनल एनर्जी होता है बॉडी का, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से लार्ज हो जाता है। क्लियर हुआ? तो काइनेटिक एनर्जी किस केस में इंक्रीज करेगा? जब सुपर इलास्टिक कोलिजन हो तभी इंक्रीज करेगा। कब डिक्रीज करेगा? जब इन इलास्टिक कोलिजन हो दो बॉडी में। क्या हो? इन इलास्टिक कोलिजन। तो कुछ एनर्जी हीट, साउंड और लाइट में कन्वर्ट हो गई, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लार्ज होगा और फाइनल काइनेटिक एनर्जी स्मॉल होगा। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जितना रहेगा वही फाइनल भी रहेगा कि नहीं? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है? कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा और मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन ऑल द केसेस। क्लियर हो गया कि नहीं? लिखिए थोड़ा सा, लिखिए। इफ relative motion take place between two bodies and they comes closer to each other and interaction closer यानी पास आए, closer to each other, then interaction for a small interval of time may change velocities of colliding body या velocities of the bodies लिख लीजिए। This stage is said to be collision. This state is said to be collision. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए। इन कोलिजन बॉडी में आर मे नॉट बी, इन कोलिजन बॉडी में आर मे नॉट बी
make contact with each other, make contact with each other। हमने अभी बताया कुछ केसेस में कांटेक्ट नहीं होता है। और स्ट्रांग, नेक्स्ट लिखिए, स्ट्रांग फोर्स इज एक्टिंग ड्यूरिंग कोलिजन for small interval of time, called impulsive force, जो उसमें स्ट्रांग फोर्स एक्ट करेगा उसका इम्पैक्ट टाइम कम रहता है ना, ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन वेरी शॉर्ट होता है, उसके बाद बॉडी अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका मतलब जो फोर्स है वो इम्पल्सिव फोर्स है, उसका नाम है इम्पल्सिव फोर्स। अब कोलिजन बताया था दो तरह के हैं, देखिए कोलिजन्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 इलास्टिक कोलिजन, if there is no loss of kinetic energy of the system, then collision is said to be elastic, and in elastic collision, इसी में and in अलग है, elastic अलग है, and in elastic collision एक वर्ड है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, लिख लीजिए। हाँ, इन इलास्टिक कोलिजन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इक्वल टू 1, E इक्वल टू क्या रहेगा, 1 रहेगा, अक्सर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमेशा 1 रहेगा। नेक्स्ट लिखिए दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन, if certain loss of energy take place, during collision, as heat, light, sound, etc., then collision is said to be inelastic, and coefficient of restitution is less than 1, E हमेशा लेस देन 1 होगा।
नेक्स्ट लिखिए, इफ ड्यूरिंग कोलिजन, इफ ड्यूरिंग कोलिजन फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी is more than the initial kinetic energy, then collision is said to be super elastic collision. सुपर इलास्टिक कोलिजन। एंड फॉर सुपर इलास्टिक कोलिजन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E more than 1, ये क्या होगा, मोर देन 1 होगा। तो इसका मतलब E कहां से कहां तक है, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो तो E इक्वल टू 0 हो जाएगा, E इक्वल टू 0 होगा। और परफेक्टली इलास्टिक हो तो E इक्वल टू 1 होगा, और सुपर इलास्टिक है तो E इज मोर देन 1 होगा। कोई भी कोलिजन ना तो परफेक्टली इलास्टिक होता है और ना तो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। इन जनरल वो हमारा केवल आइडियल केस है कि हम परफेक्टली इलास्टिक लेते हैं और परफेक्टली इनइलास्टिक लेते हैं, है ना। तो लिख लीजिए, इन जनरल, पैराग्राफ बदल करके लिखा करिए, इन जनरल perfectly elastic collision and perfectly inelastic collision are ideal यानी प्रैक्टिकली ये दोनों नहीं होते हैं, आइडियल केस है दोनों के लिए। अब अगर हम उसका ग्राफ बनाना चाहें, कभी कभी ग्राफ जो है दे करके हो सकता पूछ लिया जाए कि क्या है, तो एक ग्राफ ऐसे हो सकता, देखिए बॉडी मान लीजिए कहीं से कोलाइड किया, फिर उतने ही हाइट तक रिबाउंड किया, फिर कोलिजन हुआ, फिर उतने हाइट तक रिबाउंड हो रहा है, तो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। ये है इलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन कैसा होगा, जिसमें कुछ लॉस ऑफ एनर्जी है, इसमें एनर्जी लॉस नहीं है। क्यों, जितनी काइनेटिक एनर्जी से कोलाइड किया, जब रिबाउंड हुआ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी फिर उतनी है, तभी तो उतना रिबाउंड होगा। अगर इलास्टिक है तो कुछ एनर्जी लॉस होगा। तो पहला मान लीजिए ये रिबाउंड हुआ, दूसरे में ये रिबाउंड हुआ, फिर तीसरे में और कम रिबाउंड हुआ, तो ये है इन इलास्टिक कोलिजन। ये हो गया इन इलास्टिक कोलिजन। तीसरा एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तो उसमें क्या रहता है, अभी ग्राफ बता देना, अभी लिखवा भी दूंगा। परफेक्टली इनइलास्टिक है तो दो बॉडी स्टिक टूगेदर, टू कोलाइडिंग बॉडीज आर
स्टिक टूगेदर। जैसे बुलेट है, किसी वुड ब्लॉक के तरफ बुलेट को फायर किया जाए तो बुलेट उस वुडन ब्लॉक में एम्बेडेड हो जाता है, चिपक जाता है या धंस जाता है, और फिर दोनों एक साथ मोशन करेंगे। अगर इस तरह का केस हो तो उसी को परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। इसका मतलब एक बॉडी फिर अलग नहीं होगी, जो टारगेट होगा उसमें जो इनिशियल बॉडी था, फर्स्ट बॉडी था, वो उसी में मर्ज हो जाता है, मिल जाता है, चिपक जाता है, तो उसको कहा गया परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो उस केस में ऐसा हम बना सकते हैं, देखिए उसका फिगर ऐसे बनाया तो यहीं पर आकर के रुक गया, वो रिबाउंड नहीं होता है, तो इसको लिखते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो ये तीन तरह के बॉडी में कोलिजन का ग्राफ हो सकता है। ये ग्राफ है परफेक्टली इलास्टिक, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा, और जो ये ग्राफ है सेम हाइट तक होंगे। यहाँ पर जो इनइलास्टिक कोलिजन है उसमें हमेशा सर्टेन लॉस ऑफ एनर्जी है तो कम होता जाएगा, और परफेक्टली इनइलास्टिक जब होगा तो दो बॉडी स्टिक टुगेदर होते हैं और दोनों एक ही वेलोसिटी से फिर मोशन करते हैं, तो उसका ये ग्राफ होता है। बनाइए। ग्राफ भी बना लीजिए। बन गया। अब देखिए एक एक हम करके डिस्कस करेंगे। पहला तो परफेक्टली इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन है ना, नंबर 1 लिखिए। वन डायमेंशनल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, वन डायमेंशनल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ये पार्ट बहुत बड़ा है, इस पर आएगा नहीं डेरिवेशन, तो आप जो लोग जैसे बताइए डेरिवेशन कैसे लिख दे। हैं क्या कर दें? नहीं नहीं, अरे बहुत लंबा रहता है, वैसे ही न्यूमेरिकल करना रहेगा, जैसे थ्योरी है वैसे ही न्यूमेरिकल लगाओगे, तो बिना उसके काम चलेगा नहीं। वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन है, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। तो वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन क्या है? बॉडी मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, दोनों में बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दे मूविंग ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। लिखिए, इफ collision take place between two bodies moving along same straight line before collision and after collision, and there is no loss of kinetic energy
then it is said to be one dimensional elastic collision. It is said to be one dimensional elastic collision. अब देखिए इसको, ये बड़ा टॉपिक है। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन लिया है। अब दो बॉडी हैं, मास इसका हो गया m1 और इसका इनिशियल वेलोसिटी है u1। वेक्टर नहीं लगा रहे हैं, है वेलोसिटी हो, बार बार उसको लिखेंगे नहीं। ये दूसरी बॉडी है जिसका मास हम m2 ले रहे हैं और वेलोसिटी u2 है। अब कंडीशन क्या होगी कि ये कोलाइड करें, तो जो पीछे से आ रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए और जो आगे चल रहा है उसकी स्पीड कम। तो इसका मतलब दे अप्रोच टू ईच अदर, कि नहीं, उनकी स्पीड इस तरह की हो कि उनके बीच का डिस्टेंस घटे, तभी तो कांटेक्ट में आएंगे या तभी वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब हमारा कंडीशन ये है कि u1 इज ग्रेटर देन ut है, ये होना चाहिए, तब उनके बीच का डिस्टेंस घटता जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पर वो आकर के कोलिजन कर जाते हैं, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और फिर ये सेपरेट होते हैं, तब इसकी वेलोसिटी है v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2। मास में कोई चेंज होता नहीं है, तो ये वन डायमेंशनल कोलिजन है। इलास्टिक कब होगा? जब कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड एंड काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड। तो उसमें बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये हो गया m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये एक इक्वेशन मिलेगा आपको, ये है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ये है हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ओनली काइनेटिक एनर्जी। हालांकि पोटेंशियल एनर्जी का कोई रोल नहीं है, तो आप मैकेनिकल एनर्जी मान सकते हैं इसको, कि नहीं, वही सम होता है, लेकिन यहाँ मेन है काइनेटिक एनर्जी। अब आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है और फिर उसी पर बहुत सारे कंडीशंस रहते हैं जिसको हम लोग निकालते हैं। तो देखिए इसमें हाफ जो है आप कैंसिल कर सकते हैं, कि नहीं, और यहाँ पर m1 है तो हम m1 को एक तरफ कर लें। m1 यहाँ पर m1 है, इसको इधर लाए तो ये ब्रैकेट में u1 स्क्वायर और माइनस v1 स्क्वायर, ये m1 v1 स्क्वायर है, इसको इधर ले आइए, कि नहीं, तो m1 कॉमन हो जाएगा। अब फिर यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा m2 v2 स्क्वायर, तो m2 बाहर कर ले, v2 स्क्वायर और इधर से u2 स्क्वायर जो है m2 u2 इधर ले आए तो ये माइनस u2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लिखो मत भैया, अभी बहुत समय मिलेगा, अभी आप समझ लीजिए। ये ऐसे न्यूमेरिकल भी करना है, जनरली न्यूमेरिकल इस तरह के उसमें आप रट करके फिजिक्स में कुछ कर नहीं पाएंगे, आपको तत्काल लगाना पड़ेगा। इसीलिए आप इसको बिल्कुल ऐसे रटिए मत कि ये ऐसे लिख लिया, वहां पर आपको ऐसे करना होगा। तो अब इससे ये आ गया। अब इससे देखिए हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो वो फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ m1 ये हो गया u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस
V1 इक्वल टू, यहाँ M2 है, यहाँ भी है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले V है V2, तो ये हो गया V2 प्लस U2 और फिर V2 माइनस U2, ये हो गया। अब इसी तरह इक्वेशन 1 को भी मॉडिफाई कर ले। इक्वेशन 1 को हम यह लिख रहे हैं, देखिए ये हमने 2 को लिखा, अब 1 को भी ऐसे लिख रहे हैं, तो 1 को में भी M1 अलग कर लिया, तो यहाँ है U1 और इस V1 को इधर लाए, तो U1 माइनस V1, यहाँ पर M2 है और V2 है, तो V2 यही है, U2 को इधर लाए तो माइनस U2, कि नहीं, तो ये इक्वेशन 2 से मिला और ये इक्वेशन 1 से मिल गया, ये 2 से हमको मिला और ये 1 से मिला, इसको मान लीजिए हमने लिख दिया 3, इसको लिख दिया 4, अब 3 को डिवाइड कर लीजिए 4 से, तो M1 कट जाएगा, U1 माइनस V1 कट जाएगा, M2 कट जाएगा और V2 माइनस U2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या आया, यहां जब डिवाइड करेंगे 3/4 तो क्या मिलेगा, हम ऐसे डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखिए ही पास पास लिखा, ये कैंसिल हुआ और ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, U1 प्लस V1 प्लस, आप चाहे जो लिख लीजिए, U1 प्लस V1, प्लस है तो कुछ भी लिख सकते हैं, माइनस वाला कैंसिल हुआ, M कैंसिल हुआ, यहाँ M2 कैंसिल हुआ और V2 माइनस U2 कैंसिल हुआ, तो V2 प्लस U2 ये बचा कि नहीं। इससे हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं, कौन सी वैल्यू, चाहे हम V2 निकाल ले और चाहे V1 निकाल ले, किसी एक को निकाल ले, तो जब रखेंगे इक्वेशन 1 में तो दूसरा आ जाएगा। तो देखिए हम मान ले रहे हैं V2 निकाल लिया इसमें से, क्योंकि पहले V1 जिससे आ जाए, तो V2 क्या आएगा, U2 को इधर लाना पड़ेगा, तो ये हो गया U1 और प्लस V1 माइनस U2, ये हो गया। अभी लिखिए मत भाई, अभी कुछ भी मत लिखो, देख लो, क्योंकि न्यूमेरिकल भी ऐसे ही करोगे। तो अब ये इक्वेशन हम 1 में रखेंगे, ये मान लो इक्वेशन 5 है, इसको 1 में हम इक्वेशन 1 में रख ले। अब देखिए, देन 1 implies that M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 और V2 की एक वैल्यू आई कि नहीं, तो यहां रखो, ये है U1 प्लस V1 और माइनस U2। अब V2 नहीं है, V2 हट गया और हमको V1 निकालना है, तो V1 आ जाएगा। देखिए कैसे, इसको एक बार फिर से लिखे, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 U1 प्लस M2 V1 माइनस M2 U2। हमको V1 चाहिए, V1 को एक साथ लिखिए, दो टर्म है, देखिए यहां पर V1 है और यहां पर V1 है कि नहीं है, इसको एक साथ लिख ले, तो इसको एक साथ लिख लिया तो V1 कॉमन हो जाएगा, बचेगा M1 और यहाँ प्लस है M2, ये अलग कर लिया। अब देखिए बचा क्या, M2 U1 और M2 U2 इधर ले आइए, तो एक M2 U2 पहले से है और एक M2 U2 ये इधर लाएंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं। अरे भाई यहाँ M2 U2 है और इसको माइनस है, इधर लाओगे तो क्या मिलेगा, 2 M2 U2, तो ये हमने ट्रांसफर कर लिया। अब M2 U1 है और यहाँ M1 U1 है, इसको भी इधर लाइए तो U1 कॉमन हो जाएगा, तो U1 जब कॉमन हो गया
तो ये M1 है माइनस M2 हो जाएगा। देख लीजिए, क्लियर है ना कि नहीं? अभी लिखो मत। अब हम निकाल ले V1, इससे V1 क्या आया, डिवाइड कर देंगे M1 प्लस M2 से, तो ये आया M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2, देख लीजिए, और इंटू U1, यहाँ था M1 माइनस M2 और M1 प्लस M2 से डिवाइड किया, M प्लस यहाँ है 2M2, तो ये 2M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U2, ये आया वेलोसिटी V1। देख लीजिए क्या फार्मूला आया, V1 आया M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 टोटल मास है, यहाँ भी टोटल मास आया M1 प्लस M2, और यहाँ 2 टाइम्स M2, यहाँ U1 और यहाँ U2। अब मान लो हमको V2 लिखना होता, V2, अभी लिखो मत भाई, क्यों लिख रहे हो? तो क्या करें, इसी तरह लिख दे। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, U1 और U2 को इंटरचेंज कर दो, V1 और V2 को इंटरचेंज कर दो, और M1 और M2 को भी इंटरचेंज कर दो, और नहीं तो आप यहां से निकालो, यहां से क्या निकालें, V1, और फिर ऐसे ही इक्वेशन में रखें तो वही मिलेगा जो बता रहा हूं। तो अब देखिए V2 हम क्या लिखेंगे, V2 क्या आ जाएगा, अब जब हम M1 M2 को इंटरचेंज कर रहे हैं तो यहाँ 2M2 था, अब 2M1 हो जाएगा, तो उसको पहले लिख ले, ये हो गया 2M1 अपॉन M1 प्लस M2, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, M1 के जगह पे M2 लिखे, M2 के जगह पर M1 लिख लिया। अब यहाँ क्या आया, V2 आ गया, U2 सॉरी U1, U1 और प्लस यहाँ M2 माइनस M1 हो जाएगा, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 और इंटू U, ये आ जाएगा। अब लिखिए, अब लिख लीजिए पूरा ये वेलोसिटी। अब इस पर बहुत सारे कंडीशंस है, नोट करिए जल्दी। नहीं, यहाँ गड़बड़ लिखा है, U2 और U1 होगा ना, इंटरचेंज करना था ना, यहाँ U2 हो जाएगा और यहाँ U1 हो जाएगा। और क्या, यहाँ 2M1 है ना अपान M1 प्लस, तो U2 रहेगा, और M2 माइनस M1 तो U1 रहेगा। ऊपर है U1 और U2 है, यहाँ देखिए ना, तो U1 के जगह क्या लिखोगे, U2, और U2 के जगह पे U1, M2 के जगह पे M1 और M1 के जगह पे M2, तो ये M2 माइनस M1 हो गया, सब इंटरचेंज हो जाते हैं। अरे यहाँ रख के देख लो, आप लगा लो, आएगा वही। M1 माइनस M2 के साथ, अच्छा आगे पीछे लिख दिया हूं ना, हाँ आगे पीछे लिखा हूं, सही है, पहले वाला ही सही है। यहाँ पर हम M1 पहले लिख दिए है ना,
तो यहां पर U2 था तो यहाँ U1 होगा, यहाँ U1 होगा, यहाँ U2 होगा। हो गया, सही लिखा है। अरे वहां रख करके आप देख भी सकते हो कि हाँ यही आएगा कि दूसरा आएगा। ऐसे जब एक आ जाए तो तुरंत इसमें कंसेप्ट वही है, इंटरचेंज कर देंगे M1 को M2, M2 को M1, U1 को U2, U2 को U1 और V1 को V2, V2 को V1, तो तुरंत ये रिजल्ट आएगा। अब इसमें बहुत सारे कंडीशंस आए, इन पर पूछे गए क्वेश्चन, इतना आपको डिराइव नहीं करना रहेगा, ये भी आप जान लीजिए। जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो पता चला दिया है सेम मास, तो तुरंत ये बहुत छोटा आ जाएगा जब आप लगाओगे, ऐसे ही लेकिन लगाना पड़ेगा। तो मास ऐड हो गया, पता चले M1 + M2 2M हो गया, तो तुरंत वो क्वेश्चन जो आ रहा है सॉल्व करने को वो तुरंत छोटा हो जाएगा। अब अगर मासेस सेम है तो क्या रिजल्ट मिलता है, अगर किसी को याद हो तो बताइए। अगर दो बॉडी के मास सेम हो जाए तो क्या रिजल्ट मिलेगा? कुछ नहीं। अरे भाई, वन डायमेंशनल कोलिजन तो सब लोग पढ़े होंगे हैं? क्या हो जाता है, आप बचपन में गोली खेले होंगे, कांच की गोलियां, वही ये वो कोलिजन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसमें आप चाहते तो अगर कुछ उस समय याद हो तो बता सकते हैं कि ये होता है। चलिए अभी देख लेते हैं क्या होगा। इधर का हो गया, लिख लिया सबने। अब देखिए इसमें एक कंडीशन लगा रहे हैं, अभी इतना हटा दे रहा है, है ना? इसमें केस 1 देखिए, क्योंकि ये हटा देंगे तो मेमोरी में नहीं रहेगा, यही है। When mass of two bodies are equal, mass of two bodies are equal, that is M1 equal to M2 equal to M मान लो, सेम मास हो गए तो इक्वेशन ये आप मान लिए कहां तक हो गया था, 5 तक, 6 और 7 मान लो, ये 6 है और ये 7 है, तो 6 से क्या मिल जाएगा बताइए,
ओरल है क्वेश्चन। देखिए M1 M2 सेम हो गया तो M1 माइनस M2 जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया कि नहीं, ये पूरा टर्म जीरो हो गया। और यहाँ 2m और ये भी 2m, भाई m प्लस m 2m और ऊपर भी, तो ये 1 हो गया, तो U2 आया, तो V1 इक्वल टू U2 हो गया, V1 इक्वल टू U2। और 7 से क्या मिल जाएगा बताइए, V2 इक्वल टू, अब ये टर्म जीरो हो गया और यहाँ 2m अपॉन 2m, तो V2 इक्वल टू U1। क्या मिला, यहां देखिए अगर सेम मास थे, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन कितना था U1, मास यहाँ m हो गया, यहाँ भी m हो गया, इसकी वेलोसिटी है U2, तो जो पहला है उसकी वेलोसिटी U2 हो गया और ये दूसरे की वेलोसिटी U1 हो गया। इसका मतलब पहले की वेलोसिटी दूसरे की हो गई और दूसरे की वेलोसिटी पहले की हो गई। दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। क्लियर है, यही आपको से पूछा था। आप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, इफ इन वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन इफ मास ऑफ द बॉडीज आर सेम देन, अब ये 4 ऑप्शन दे दे, दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, देयर वेलोसिटीज आर इक्वल, देयर वेलोसिटीज आर इन अनइक्वल, इस तरह के, तो इसमें क्या रिजल्ट आया, इंटरचेंज हो गया। लिखिए जल्दी वो, हो गया। लिखिए इफ मास ऑफ टू कोलाइडिंग बॉडीज, if mass of two colliding bodies are same, then they interchange their velocities, they interchange their velocities। वो वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लेंगे। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हों तो लगाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मास सेम है, एक की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे की 5 मीटर पर सेकंड, जब कोलाइड कर रहे हैं तो पहले वाली की 5 हो जाएगी और दूसरे की 10 हो जाएगी, लगाना ही नहीं है। कंसेप्ट तो यही हुआ, और लगाओगे तब भी वही आएगा, केवल मास कब हो, क्या होना चाहिए, सेम। अब इसमें बहुत सारे केस है, केस 2 लिखिए। If one body is at rest, if one body is at rest, अब मान लीजिए फर्स्ट बॉडी अगर रेस्ट में है तब तो कोलिजन होगा नहीं, दूसरी बॉडी आगे जाती रहेगी, वहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब मान लो सेकंड बॉडी क्या है, रेस्ट में है और दूसरी बॉडी पीछे से आ करके कोलाइड कर रहा है। तो ये मान लें, लेट सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट,
दैट इज U2 इक्वल टू 0, देन अभी मास पर कोई कंडीशन नहीं है, अभी केवल एक रेस्ट में है, तो अब आपको क्या मिलेगा, V1। U2 0 है, यही देखिए अभी हटाया नहीं हूं, ये पूरा 0 हो गया, और तब केवल ये आया V1 इक्वल टू आ गया M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1, ये टर्म 0 हो गया, और V2 क्या मिलेगा, V2 में ये टर्म 0 हो गया कि नहीं भाई, यहाँ ये U2 0 है और यहाँ U2 0 है, तो अब ये मिला 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1। तो पहले में पहला वाला कंपोनेंट मिला, और दूसरे में जैसे दूसरा वाला था तो ये मिला 2 टाइम्स वाला, और एक में डिफरेंस वाला ये मिलेगा। अब इस पर बहुत सारे कंडीशंस हैं, अब हमको हटाना पड़ेगा इधर वाला फिर, है ना, तो इसको फिर देख करके बताना पड़ेगा कहाँ से, क्योंकि ये याद नहीं रहेगा, ये हटा दे रहा है। अब वो रिजल्ट हमारे पास है, अब इसको हम मान ले 7 था, उधर कितना था, का इक्वेशन नंबर तक हो गया, 7 तक हो गया, बोलिए, यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 7 हो गया, 8 9 लिख लो, इसको 8 लिख लो, इसको 9 लिख लो, ये हम बार बार यूज करेंगे, ठीक। अब इसके बाद कंडीशन ये हो सकती है, एक बॉडी रेस्ट में है और दूसरी बॉडी मोशन कर रही है, अब और क्या कंडीशंस हो सकते हैं, सॉरी एक बॉडी रेस्ट में है, तो कौन रेस्ट में लिया, सेकंड, फर्स्ट बॉडी पीछे से आता हुआ उससे कोलाइड कर रहा है, ठीक। अब मान लो सेकंड बॉडी मैसिव है, बहुत बड़ा है, ट्रक है, मोटरसाइकिल वाला टक्कर कर दिया, तो क्या कंडीशन बनेगी, थोड़ा सा सबक तो मिलेगा कि अगर ऐसा हो गया तो ये हो सकता है, तो जरा देख लीजिए कल के, इसमें सब केस हो सकते हैं। फर्स्ट पार्ट, व्हेन M2 मच मोर देन M1, इसका मतलब सेकंड बॉडी इज मैसिव, बहुत बड़ा है, तो क्या मिलेगा, देन 1 से देखिए 8 से क्या मिल रहा है, 8 इंप्लाइज दैट M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, कि नहीं, क्या हो जाएगा, हम M2 लिखेंगे अब, और M1 प्लस M2 को भी M2 मान ले, क्या मान ले, M2, तो M1 को इसका मतलब टेंस टू 0 मानेंगे, तो ये निगेटिव आ जाएगा, V1 इक्वल टू माइनस ऑफ U1, तो ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, तो आप इसको अप्रॉक्सीमेट इक्वल लिख सकते हैं, ऐसे ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो गया। क्या रिजल्ट आया, जो फर्स्ट बॉडी था, यानी V1 क्या है, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है, किसकी, फर्स्ट बॉडी की, वो रिबाउंड हो जाएगा उसी वेलोसिटी से, बैक हो जाएगा, तो चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, 2 टाइम्स mu, तो लास्ट चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज्यादा है, तो फोर्स बहुत ज्यादा हुआ, तो आपको बहुत ज्यादा, अगर इस तरह का कोई कोलिजन आपसे हो जाए तो आपको बहुत हार्म होगा,
दूसरा क्या मिलेगा, 9 को देखिए, V2 क्या होगा, V2 ये M1 है, M1 का मास बहुत कम है और M2 का मास बहुत अधिक है, तो इसका मतलब कि ये टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। एक स्मॉल क्वांटिटी अपॉन वेरी लार्ज, तो इट टेंड्स टू जीरो, तो V2 टेंड्स टू जीरो। हम एग्जैक्टली जीरो नहीं लिख रहे हैं, इसको हम टेंड्स टू जीरो लिख दे रहे हैं। ये मैथ की भाषा है ऐसे। तो इसका मतलब कि V2 क्या है, वो हैवी बॉडी की वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन, तो उसमें कोई मोशन नहीं हुआ। ट्रक खड़ा है तो ट्रक खड़ा रहेगा। अगर मोटरसाइकिल से गए आप, कोलाइड कर दिए, तो जिस स्पीड से आप कोलाइड करेंगे उसी स्पीड से बैक हो जाएंगे और ट्रक वहीं का हिलेगा भी नहीं, तो उसमें कोई चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं है। आपके बॉडी में चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत लार्ज है, तो बहुत हार्म होगा कि नहीं। लिखिए इसको, अब इसका अगर फिगर बनाना चाहे तो ये बना सकते हैं। देखिए ये है U1 और इसका मास M1, ये है M2 और इसका ये रेस्ट में है, U2 इक्वल टू 0। तो आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, ये इस तरफ चलेगा -U1 और ये रेस्ट में ही रहेगा, V2 इक्वल टू 0। ये फिगर हो जाएगा। ये बहुत बड़ा है, रेस्ट में है, ये आकर के कोलाइड किया, ये रिबाउंड हो गया विद द सेम स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन और इसमें कोई वेलोसिटी जनरेट नहीं हुआ। लिखिए, फिगर भी बनाना चाहो बना लो। लिखिए, देन फर्स्ट बॉडी rebound with the same speed. First body rebound with the same speed and second body remains at rest. नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट सब केस, इसमें सेकंड पार्ट, when mass of two bodies are equal, mass of two bodies are equal, अब ये कंडीशन है उसमें। देखिए जो केस था उसमें सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट है, अब ये रिजल्ट आया था। ये तो हमने इसका केस लिया कि एक बॉडी बहुत बड़ा है दूसरी बॉडी बहुत, लेकिन कंडीशन यही है, इसी में है वो। अब दूसरा हमने ले लिया कि दोनों के मास सेम है और एक रेस्ट में है। गोली बहुत लोग खेले होंगे, एक रेस्ट में है, दूसरे गोली से अगर उसको मारा और अगर हेड ऑन कोलिजन हुआ तो जो टारगेट है वो मोशन करता है और जो हिट करता है वहीं रुक जाता है, यही होता है। तो क्या यही रिजल्ट आएगा, देख लो। इफ मास ऑफ टू बॉडीज आर इक्वल, देखिए that is M1 equal to M2 equal to M, then अब V1 कितना हुआ, 0 हो गया भाई।
कि नहीं, डिफरेंस है ना। और सेम मास माइनस सेम मास, मास माइनस सेम मास 0, नीचे कुछ भी हो कोई फर्क, तो V1 इक्वल टू 0 और V2 क्या है, V2 इक्वल टू ये 2m अपॉन 2m 1 हो गया, क्या आ गया U1, U1। तो क्या आया, V1 माने फर्स्ट बॉडी जो हिट कर रहा था, यानी जो इंसिडेंट बॉडी था, पहले को इंसिडेंट ही कहते हैं, इंसिडेंट बॉडी रेस्ट में हो गया और टारगेट उसी स्पीड से आगे मोशन करेगा। लिखिए, ये लिखने के बाद तब लिख लेंगे। देन इंसिडेंट बॉडी becomes at rest and target moving with the velocity of incident body अब और क्या केस हो सकता है, तीसरा, जैसे अभी हमने क्या लिया था, M2 बहुत बड़ा था, अब M1 बहुत बड़ा ले लीजिए कि नहीं, तो एक रिजल्ट और आ जाएगा। अभी टाइम है, लिखिए, थर्ड केस लिख लीजिए, व्हेन mass of second body is very small when mass of second body is very small and incident body is very large, थर्ड कंडीशन ये है, क्या लिया हूं, वेरी लार्ज, क्या लिखे हैं, इंसिडेंट बॉडी इज वेरी लार्ज, तो इसका मतलब M1 मच मोर देन M2, और कंडीशन यही है, कंडीशन तो यही है कि एक बॉडी रेस्ट में है और दूसरा उसको हिट कर रहा है, तो क्या मिलेगा, देन अभी इससे एक बड़ा रिजल्ट आएगा, V1 क्या होगा बोलिए, V1, अब देखिए ये बहुत बड़ा है M1, तो ये M1 मान लीजिए कैपिटल M हो गया, तो ये नीचे भी कैपिटल M, तो 1 हो गया, और ये U1 है, तो V1 इक्वल टू क्या हो गया, U1, V1 इक्वल टू U1। दूसरा V2 क्या हो गया, अब देखिए यहाँ 2 कैपिटल M, इसको मान लो कैपिटल M है, तो 2 कैपिटल M अपॉन कैपिटल M, M1 तो बड़ा है लेकिन M2 बहुत छोटा है, तो यहाँ 2 टाइम्स आएगा और नीचे 1 टाइम्स आएगा, तो 2U1 दुगना हो गया,
चलिए लिखिए, और पहले वाले के वेलोसिटी कोई फर्क पड़ा नहीं, और दूसरा डबल स्पीड से मोशन करेगा। लिख लीजिए पहले, तब बताता हूं। लिख लिया? लिखिए, देन टारगेट moving with the twice speed of incident body, twice speed of incident body, and the incident body moving approximately with same speed and in same direction, with same speed and in same direction, सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन, सेम वेलोसिटी, ये हो जाएगा। देखिए, अब ये हमारे पास कंडीशन है, ये है m1 बड़ा बॉडी है, तो इसका मास और जो ये मोशन कर रहा है इसका स्पीड है u1, और जो दूसरी बॉडी है जो m2 है ये रेस्ट में है, यही तो है। तो जब कोलिजन हो जाएगा तो ये इसी वेलोसिटी से या इसी स्पीड एंड डायरेक्शन, ये बड़ा था बड़ा ही बनाए, ये उतने ही वेलोसिटी से मोशन करेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। और दूसरा क्या है, यहां हटा दे रहे हैं इसको, दूसरा जो बॉडी है उसमें क्या आया, ये दूसरा जो छोटी बॉडी थी इसकी स्पीड डबल हो गई, 2u1 हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं आया, अप्रॉक्सीमेट चेंज। नहीं तो कहोगे एनर्जी कहाँ गई, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे है कि नहीं, तो कुछ घटेगा लेकिन वो नेग्लिजिबल है, इसलिए कंसीडर नहीं किया जा रहा है, तो ये कंडीशन मिलेगी। अब ये एक एग्जाम्पल है ये केमिस्ट्री में, इसको कहते हैं डेल्टा रेडिएशन या डेल्टा डिके, इसका नाम है डेल्टा डिके। जरा एग्जाम्पल लिख लीजिए, लिखिए, व्हेन फास्ट मूविंग प्रोटॉन, एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है, इसका अभी बता दे रहा हूं। When fast moving proton collide with electron at rest, then electron start motion with twice the velocity of proton, and velocity of proton remains as such. This fast moving electron remains as such, जैसे था वैसे रहेगा, remains as such. This fast moving electron is called delta ray, जैसे बीटा रे होता है ना, बीटा रे तो जानते हो,
कि नहीं? अरे भाई कुछ तो बताइए, बीटा रे क्या होता है? बीटा रे कहां से निकलता है? अरे भाई केमिस्ट्री भी पूछ रहा हूं, फिजिक्स में भी है, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे नहीं? बीटा रे कहां से निकलता है? आप कुछ बताते ही नहीं हो भाई। अल्फा बीटा डिके होता है ना, अल्फा बीटा गामा, तो बीटा डिके क्या है? बीटा रे क्या होता है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। और स्पीड क्या रहती है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बीटा अबाउट 0.9 c, स्पीड ऑफ लाइट का 0.9 टाइम्स, या मान सकते हो अप्रॉक्सीमेट इक्वल द स्पीड ऑफ लाइट, उससे कम है, 0.9 c है। और अल्फा का स्पीड क्या है? और अल्फा डिके क्या है? अल्फा होता है हीलियम का न्यूक्लियस, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिल करके एक पार्टिकल बनाते हैं जिसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल, और वही फास्ट मोशन करता है तो उसको कहते हैं अल्फा रे। इसकी स्पीड होती है 1/10 द स्पीड ऑफ लाइट, कि नहीं? 0.1 c। और एक होता है गामा डिके, अल्फा बीटा और गामा। गामा डिके क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट से ही चलेंगे, कि नहीं? और अगर ये पूछ लिया जाए कि हाउ बीटा डिके टेक प्लेस, बीटा डिके जो है इलेक्ट्रॉन है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, और ये रेडियो एक्टिव फिनोमेना है। रेडियो एक्टिविटी कहां से होता है? न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होगा तभी ना, कि नहीं होगा? होगा। अरे न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है क्या? हाँ हाँ सब लोग कह रहे हो, हर चीज हाँ कह दोगे। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं है ना, न्यूक्लियस के बाहर है, तो बीटा डिके हुआ कैसे? यही तो पूछ रहा, इलेक्ट्रॉन निकला कैसे? इलेक्ट्रॉन ही तो बीटा डिके है, तो कैसे निकला? अब देखिए बिल्कुल जीरो। एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। प्रोटॉन पर कितना चार्ज है? +1। और न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज है? 0। इलेक्ट्रॉन पर कितना है? -1। तो जब न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं था ना, एक निगेटिव चार्ज जनरेट किया तो खुद पॉजिटिव चार्ज में नहीं कन्वर्ट होगा, दोनों ऐड करोगे तभी ना न्यूट्रलाइज होगा वो। तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है और एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, वही बीटा डिके है। और अल्फा कैसे निकलता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में कंबाइंड होकर एक अल्फा डिके करते हैं। और गामा डिके क्या है? जब भी अल्फा डिके या बीटा डिके होगा, जो मास डिफेक्ट होता है, मास डिफेक्ट जब कन्वर्जन होता है पार्टिकल का एक से दूसरे में, तो जो मास डिफेक्ट है वही एनर्जी के फॉर्म में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रेडिएट होता है, वो गामा डिके है। और अभी डेल्टा डिके बताया हूं। डेल्टा डिके क्या है? अगर कोई प्रोटॉन किसी इलेक्ट्रॉन को हिट करे, प्रोटॉन का बहुत मास है, देख कितना मास है, प्रोटॉन का मास कितना है? अरे भाई कितना मास है प्रोटॉन का? क्या तैयारी करोगे? इलेक्ट्रॉन का मास नहीं मालूम, प्रोटॉन का मास नहीं मालूम, 1.673 10⁻⁻27 kg, ये है मास ऑफ प्रोटॉन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 9.1 × 10⁻31 kg। तो ये -31 है और वो -27
7 है तो 10⁻⁻⁴ का डिफरेंस है, 10,000 टाइम्स का, कि नहीं? तो इसका मतलब वो बहुत छोटा है इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू द प्रोटॉन। तो जब फास्ट मूविंग प्रोटॉन किसी रेस्ट इलेक्ट्रॉन को हिट करता है तो प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आता। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जितनी स्पीड से हिट किया उसके डबल स्पीड से इलेक्ट्रॉन मोशन करता है। अब प्रोटॉन जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से चलता रहेगा। तो इस फिनोमेना को कहा गया डेल्टा रेडिएशन या डेल्टा रे। क्या कहा गया? डेल्टा रे। अब एक क्वेश्चन और बताया था अभी, वाई न्यूट्रॉन इज द बेस्ट, वाई D2O इज द बेस्ट मॉडरेटर। D2O क्या है? हैवी वाटर। D2O क्या है? हैवी वाटर। उसमें क्या है? ड्यूट्रॉन है। क्या है? ड्यूट्रॉन। और ड्यूट्रॉन माने प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ड्यूट्रॉन क्या है? एक उसमें प्रोटॉन है और एक उसमें न्यूट्रॉन है। ट्राइटियम में क्या है? एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन। और प्रोटियम में एक प्रोटॉन केवल न्यूट्रॉन नहीं है। अब जब ये होता है ड्यूटेरॉन या ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन से ड्यूट्रॉन का जो ऑक्साइड है, अब इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं तो D2O, इसको हैवी वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हैवी वाटर। तो जो रेडियो एक्टिविटी में या न्यूक्लियर फिजन जब होता है तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं। कितने? 3। अगर वो तीनों फिर हिट कर दे तो 9 जनरेट होंगे, फिर 9 फिर हिट करे 27। तो ज्योमेट्रिक सीरीज चलेगी। अब बहुत कम समय में जितने न्यूक्लियस हैं सब के सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है। वही है एटम बम। वही क्या है? एटम बम है। अगर हम उन तीनों न्यूट्रॉन में से 2 को स्लो डाउन कर दे, यानी उनकी एनर्जी कम कर दे, तब वो फिर न्यूक्लियस को हिट नहीं कर पाएगा। तो उसको स्लो डाउन करने के लिए D2O यूटिलाइज करते हैं। तो जब इससे टकराता है कौन? न्यूट्रॉन, तो इसकी ऑलमोस्ट 89% एनर्जी या अबाउट 90% एनर्जी लॉस हो जाती है। अबाउट 90% एनर्जी लॉस हो जाती है। तब वो जब न्यूक्लियस से कोलाइड करता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से, तो उसका न्यूक्लियर फिजन नहीं कर पाता। अब मान लो ये किसी ग्रेफाइट से टकराता, कार्बन से टकराए, लेड से टकराए, ग्रेफाइट से टकराए, तब क्या उसकी एनर्जी इतनी लॉस नहीं होगी? नहीं। ये इसी का पार्ट है, अगले दिन उसको हम डिस्कस कर देंगे। लिखिए पहले आप लोग, अब ढूंढ के लाइए, अगले दिन नहीं पूछूंगा और तब बताऊंगा। लिखो, वाई D2O is the best moderator. Why D2O is the best moderator in nuclear fission process? इसको आप एक्सप्लेन करिए। एक्सप्लेन इट। इन न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस, इसको एक्सप्लेन करके आप बताइएगा, नहीं तो मैं अगले दिन फिर बताऊं। चलिए अब यही क्लोज कर दे रहा है।